हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीए वाला बाय पीडब्ल्यू पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटोर सीए जसमीत सिंह। स्वागत करता हूं आप लोगों का ब्रह्मास्त्र रिवीजन सीरीज के अंदर। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग सुपर फास्ट तरीके से रिवाइज करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 का यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको रिवाइज कर लेंगे। आप इसको कैसे टेकअप कर सकते हो, सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लो पूरा, और उसके बाद जो मैंने आप लोगों को क्लास में ई नोट्स इश्यू करे थे, आप उन ई नोट्स को रेफर कर सकते हो, जो कि आईसीएआई के स्टडी मटेरियल का समराइज्ड वर्जन है। उसको आप रेफर करके इस चैप्टर के अंदर सुपर से भी ऊपर क्लैरिटी लेकर आ सकते हो, और ये चैप्टर आप लोग का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फिर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। राइट तो विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन, और बात करते हैं कि सर व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट। और उससे पहले हम यह समझते हैं कि सर ये जो वर्ड इकोनॉमिक्स है, इसका नाम आया कहां से। इकोनॉमिक वर्ड का ओरिजिन हुआ है एक ग्रीक वर्ड से जिसका नाम है ओइकोनोमिया। तो इकोनॉमिक्स जो वर्ड आया है वो कहां से आया है, ओइकोनोमिया से आया है। और ओइकोनोमिया का मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो आप कह सकते हो इनिशियली इकोनॉमिक्स वाज ऑल अबाउट हाउस होल्ड मैनेजमेंट। फिर जब हम आगे बढ़े 19th सेंचुरी तक, टिल 19th सेंचुरी, इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता था। 19th सेंचुरी तक इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता था। तो ये दोनों आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इकोनॉमिक वर्ड का ओरिजिन कहां से हुआ और 19th सेंचुरी तक इकोनॉमिक्स को किस नाम से जाना जाता था। इसके बाद इकोनॉमिक्स के अंदर एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुए हैं, एडम स्मिथ बाबा। इनको हम एडम बाबा बोलते हैं। एडम बाबा ने क्या किया सर, एडम बाबा ने 1776 में एक किताब लिखी। इन्होंने एक बुक लॉन्च करी जिसका नाम था इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ बाबा ने इकोनॉमिक्स को नेशन लेवल पे स्टडी करने के लिए तैयार किया, और इस किताब को पहला मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला गया। इस किताब को शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में यहां पर भी एमसीक्यू बन जाता है कि सर किसने वेल्थ ऑफ नेशन नाम की किताब लिखी। एडम बाबा ने लिखी। सर कब लिखी, 1776 में लिखी। कौन सी किताब है जिसको मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है, सर वेल्थ ऑफ नेशन या फिर इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। दिस वाज द फर्स्ट बुक जिसे मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। तो इस पेज के अंदर आपके पास 3 एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं। ओके सर, अब जो इकोनॉमिक्स है वो 2 फंडामेंटल फैक्ट पे टिकी हुई है। इकोनॉमिक्स जो है वो 2 फंडामेंटल फैक्ट पे टिकी हुई है। पहला फैक्ट कि सर इंसान की जो वांट है वो अनलिमिटेड है। हमारी एक इच्छा पूरी होती है और उसके पूरे होने से पहले हमारी दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है, जागृत हो जाती है, जाग जाती है। मतलब आपकी जो वांट्स है वो नेवर एंडिंग है। आप एक वांट को सेटिस्फाई करते हो तो उस पर आपको शांति नहीं मिलती, फिर आपकी एक नई इच्छा प्रकट हो जाती है, एक नई वांट आपके पास निकल कर आ जाती है। तो ह्यूमन वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड है, उसे आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। एक पूरी होगी दूसरी आ जाएगी। लेकिन जो मीन्स है, मीन्स मतलब जो रिसोर्सेस है, इन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो आपके पास रिसोर्सेस हैं, आपके पास जो इनकम है, जो रिसोर्सेस हैं, वो आपके पास अनलिमिटेड नहीं है। आपके पास रिसोर्सेस रिलेटिवली स्केयर्स है। रिलेटिवली स्केयर्स है। स्केयर्स का मतलब क्या है कि आपके पास रिसोर्सेस जो है वो लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड हैं, लेकिन उन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेस चाहिए, जो मींस चाहिए, वो लिमिटेड है। और कैसे लिमिटेड है, रिलेटिवली लिमिटेड है। रिलेटिवली लिमिटेड से क्या मतलब है सर, जिस इंसान की वांट है, जिस इंसान की वांट है, उस इंसान के पास जो अवेलेबल रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है। मतलब जैसे मेरी वांट है कि मेरे पास एक बड़ा सा बंगला हो, आलीशान बंगला हो, सी साइड पे हो,
ठीक है, सी साइड पे मेरे पास एक आलीशान सा बंगला हो, ज्यादा महंगा नहीं आता है, आएगा कुछ 40-50 करोड़ रुपए का, आएगा कुछ 40-50 करोड़ रुपए का। मेरे पास 50 करोड़ नहीं है, मेरे पास 50 करोड़ नहीं है। इस वांट को सेटिस्फाई करने के लिए मेरे पास वो रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है। इच्छा तो है लेकिन रिसोर्सेस नहीं है। लेकिन क्या सी साइड पे बंगलो हमारे अडानी भाई खरीद सकते हैं, हमारे अंबानी भाई खरीद सकते हैं? सर बिल्कुल खरीद सकते हैं, उनके पास रिसोर्सेस हैं। मेरी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए मेरे ही रिसोर्सेस देखे जाएंगे, अंबानी अडानी के रिसोर्सेस नहीं देखे जाएंगे। तो सर इसका मतलब यह हुआ कि अंबानी और अडानी के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस हैं, उनकी तो सारी वांट्स पूरी हो जाएंगी? नहीं, उनकी वांट्स भी उनके हिसाब से हैं। अंबानी अडानी के पास भी जो रिसोर्सेस हैं वो उनके वांट्स के हिसाब से स्केयर्स हैं। उनकी इच्छा यह नहीं होगी कि हमें सी साइड पे बंगलो बनाना है, उनकी इच्छा क्या होगी कि हमें कंपनी खरीदनी है। वो पूरी की पूरी दुनिया के राजा बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हर एक सेक्टर पे वो राज करें, हर एक सेक्टर पे वो टॉप पे हों, और वहां पर पहुंचने के लिए उनके पास भी जो रिसोर्सेस हैं वो स्केयर्स हैं। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये आपके इंडिविजुअल लेवल पे भी आता है और ये आपके इकोनॉमी लेवल पे भी आता है कि आपके पास रिसोर्सेस हमेशा लिमिटेड होंगे और आपकी वांट्स जो होंगी वो हमेशा अनलिमिटेड होंगी। हमें क्या करना है, हमें यह देखना है कि उन अनलिमिटेड वांट्स में से कौन सी वांट ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेटिस्फाई करने के लिए। तो सबसे पहले हम उस वांट को सेटिस्फाई करेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब सारी की सारी हमारी जो वांट्स हैं वो आपस में कंपीट कर रही हैं, वो कंपीट कर रही हैं फुलफिल होने के लिए। हमें यह देखना है कि उन वांट्स में से कौन सी ऐसी वांट है जो सबसे पहले पूरी होनी चाहिए। तो जैसे आप हो, आपके पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स के पास रिसोर्सेस लिमिटेड हैं। हो सकता है आपकी इच्छा हो कि आपके पास 2 व्हीलर हो, अगर नहीं है तो हो सकता है आपके पास कार ना हो, आपकी कार खरीदने की इच्छा हो। आपके पास ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड क्लोथ्स ना हो, वो खरीदने की आपकी इच्छा हो। लेकिन आपके पेरेंट्स अभी आपकी वो डिजायर, अभी वो वांट फुलफिल नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि इस वक्त जो बेटर वांट है, जो कंपीटिंग वांट है, वो है आपकी पढ़ाई, वो है आपकी स्टडीज। तो राइट नाउ आपके पेरेंट्स आपकी स्टडीज पे पैसा लगा रहे हैं, वो आपकी बाकी वांट्स, ब्रांडेड क्लोथ्स, कार, बाइक, एक्टिवा, इसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड हैं और वांट्स हमारे पास अनलिमिटेड हैं। राइट एवरीवन? ग्रेट। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रोसेस बाय विच द रिलेटिवली स्केर्स रिसोर्सेस आर एलोकेटेड। आपको अपने रिलेटिवली स्केर्स रिसोर्सेस को एलोकेट करना है, अपोर्शन करना है, अलग अलग जगह पे डिवाइड करना है टू सेटिस्फाई द कंपीटिंग अनलिमिटेड वांट्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स इन अ सोसाइटी। तो आपकी बहुत सारी वांट्स हैं और आपके पास जो रिसोर्सेस है, उन रिसोर्सेस से आप अपनी सारी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। आपको अपने उस पैसे से, अपने उस रिसोर्सेस से हर वो वांट पूरी करने की कोशिश करनी है जो इंपॉर्टेंट है, और इसके चलते आपको बहुत सारी वांट्स को क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। द अवेलेबल रिसोर्सेज विल बी एफिशिएंटली यूज। आपके जो रिसोर्सेस हैं उन्हें एफिशिएंटली यूज तब माना जाएगा जब उन्हें एलोकेट किया जाएगा टू देयर हाईएस्ट वैल्यूड यूजेस, टू देयर हाईएस्ट वैल्यूड यूजेस। इसका मतलब क्या है कि सर जहां से आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ड्रॉ हो, जहां से आपको मैक्सिमम एडवांटेज मिले, आपको वहां पे रिसोर्सेस को एलोकेट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास लिमिटेड अमाउंट अवेलेबल है, लेट्स से आपके पास 5,000 रुपए अवेलेबल है और आपके पास 2 ऑप्शंस हैं कि आप सीए फाउंडेशन की फीस पे कर दो। आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप इस सीए फाउंडेशन की फीस को पे कर दो या फिर आप इस 5,000 रुपए से पार्टी कर लो। तो सर अगर आप सीए फाउंडेशन की फीस को पे करोगे और पार्टी को सेक्रीफाइस करोगे तो इसको बोलेंगे कि आपने अपने रिसोर्सेस को बेटर तरीके से एलोकेट किया, यहां से आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। क्यों? क्योंकि सर पार्टी अगर करोगे तो एक ही बार कर पाओगे। सीए फाउंडेशन क्वालिफाई करके कल को चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे तो हर दिन होली होगी और हर रात दिवाली होगी, सुबह शाम आप पार्टी करने के कैपेबल हो जाओगे। राइट? तो आपको क्या करना है, आपको अपने रिसोर्सेस को इस तरीके से यूज करना है, इस तरीके से एफिशिएंटली यूज करना है कि आपको हाईएस्ट वैल्यूड यूज पे उसका बेनिफिट मिले। मतलब आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ड्रॉ हो, आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले।
ठीक है मालिक, आपको क्या मिलना चाहिए? सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, और वो भी कैसा? मैक्सिमम। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी हाउ वी वर्क टुगेदर टू ट्रांसफॉर्म द स्केर्स रिसोर्सेस, कि हम कैसे हमारे स्केर्स रिसोर्सेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इनटू द गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द मोस्ट प्रेसिंग ऑफ आवर इन्फिनाइट वांट्स। हमारी वांट्स इन्फिनाइट है, अनलिमिटेड वांट्स हैं, और उनमें से हमें कौन सी वांट्स को सेटिस्फाई करना है? मोस्ट प्रेसिंग। मोस्ट प्रेसिंग से सर हमारा क्या मतलब है? मोस्ट प्रेसिंग से मतलब है सर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, या फिर आप कह सकते हो जो कि आपकी मोस्ट अर्जेंट है, जिनको आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, जिनको आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, जिनका सेटिस्फैक्शन होना, जिनका पूरा होना बहुत जरूरी है। द मोस्ट प्रेसिंग ऑफ आवर इनफिनाइट वांट्स एंड हाउ वी डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स एंड सर्विसेज अमंग आवरसेल्व्स। और जो स्केर्स रिसोर्सेज को हमने ट्रांसफॉर्म करके गुड्स एंड सर्विसेज बनाया है, उन गुड्स एंड सर्विसेज को आपस में हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसके बारे में भी बात करता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आप केवल ये नहीं देखोगे कि आपको कैसे एलोकेट करनी है अपनी रिसोर्सेस, सिर्फ रिसोर्स एलोकेशन ही इकोनॉमिक्स नहीं है, सिर्फ रिसोर्स एलोकेशन ही इकोनॉमिक्स नहीं है। इकोनॉमिक्स के अंदर रिसोर्स एलोकेशन होता है, इकोनॉमिक्स के अंदर रिसोर्स एलोकेशन होता है, और रिसोर्स एलोकेशन के साथ साथ इकोनॉमी को, नेशन को यह भी देखना होता है कि कैसे वो अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज करे। हम कैसे हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज करें, मतलब कैसे हम हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज करें। आप देखो 1947 में हमारी जो जीडीपी थी और आज जो हमारी जीडीपी है वो बड़ी है। हमने नए नए रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करे हैं प्रोडक्शन करने के, हमने नए नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स करे हैं, इनोवेशंस करे हैं। तो इकोनॉमी को, नेशन को यह करना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा कि उसे नए रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, उसे नई टेक्नोलॉजीज, इनोवेशंस लेकर आना पड़ेगा, उसे अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो द इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के अंदर रिसोर्स एलोकेशन तो होता ही है, रिसोर्स एलोकेशन के अलावा आपको यह देखना होता है कि कैसे आप अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज करो, और इसके साथ साथ आप लोगों को इन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना होता है, उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना होता है जिसकी वजह से शार्प फ्लक्चुएशन हुआ। आप देखते हो कि सर इकोनॉमी कभी भी ऐसे या इकोनॉमी कभी भी ऐसे नहीं चलती। इकोनॉमी के अंदर हमेशा अप्स एंड डाउन होते हैं, इकोनॉमी के अंदर हमेशा अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो इन अप्स एंड डाउन्स को भी स्टडी करना इज इकोनॉमिक्स, कि अगर कोई फ्लक्चुएशन आ रहा है, शार्प फ्लक्चुएशन आ रहा है, जब रिसोर्सेज मोर एफिशिएंटली यूज हुई, जब रिसोर्सेज लेस एफिशिएंटली यूज हुई, तो क्या कारण था? जैसे कोविड आया, कोविड में रिसोर्सेज लेस यूटिलाइज्ड हुई, तो सर इकोनॉमिक्स उसको भी स्टडी करता है। आपका डिफ्लेशन आ रहा है, इन्फ्लेशन आ रहा है, इकोनॉमिक्स उसे भी स्टडी करता है। रिसेशन आ गया, इकोनॉमिक्स उसको भी स्टडी करता है। तो अगर आप पूछोगे इकोनॉमिक्स के कितने काम है, तो इकोनॉमिक्स के 3 काम है। इकोनॉमिक्स के 3 काम है। पहला काम इकोनॉमिक्स का क्या है? रिसोर्स को एलोकेट करना, रिसोर्सेस को एलोकेट करना, ताकि हम हमारी जो अनलिमिटेड वांट्स हैं उनमें से मोस्ट प्रेसिंग वांट को सेटिस्फाई कर पाए। दूसरा, आपको आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज करनी है, और तीसरा, आपको उन फैक्टर्स को स्टडी करना है जिनकी वजह से शार्प फ्लक्चुएशन निकलकर आया है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो है डिसीजन मेकिंग। देखिए, बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका है? डिसीजन मेकिंग का। आपको कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है कि नहीं? डिसीजन मेकिंग। आपको एडवर्टीजमेंट करना है कि नहीं? डिसीजन मेकिंग। आपकी पैकेजिंग कैसी होगी? डिसीजन मेकिंग। आपका प्रोडक्ट कौन से कस्टमर को टारगेट करेगा? यंगस्टर को, यूथ को, ओल्ड एज को? डिसीजन मेकिंग। आपको नया एम्प्लॉय रखना है कि नहीं रखना? डिसीजन मेकिंग। तो एक बिजनेस को बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और जब तक आप सही डिसीजन मेकिंग नहीं करोगे तब तक आपका बिजनेस कभी भी ग्रो नहीं करेगा। Decision making refers to the process of selecting
एन एप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव, आपको एक एप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव लेना है दैट विल प्रोवाइड द मोस्ट एफिशिएंट मींस ऑफ अटेनिंग द डिजायर्ड एंड। डिजायर्ड एंड मतलब आपका डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव फ्रॉम 2 और मोर ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन अवेलेबल। जब भी आपके पास दो या दो से ज्यादा ऑल्टरनेटिव रहेंगे, तब तब आपकी डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होगी। आपने जब क्लास 10th पास किया था तो आपके पास 3 ऑप्शंस आए थे कि भाई, आपको 4 ऑप्शंस आए थे कि आप साइंस ऑप्ट कर सकते हो, आप आर्ट्स ऑप्ट कर सकते हो, आप ह्यूमैनिटीज ऑप्ट कर सकते हो, आप कॉमर्स ऑप्ट कर सकते हो। तो आपने वहां पे एक बहुत वाइज डिसीजन लिया कि सर हम कॉमर्स ऑप्ट करके कल को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे। तो आपने डिसीजन लिया ना कि मेरे को सीए करना है, सॉरी मेरे को कॉमर्स ऑप्ट करना है। कॉमर्स के बाद भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे कि भाई सिर्फ बीकॉम परस्यू कर लो, बीकॉम ऑनर्स कर लो, सीए कर लो, सीएस कर लो, सीएमए कर लो, बीबीए करके एमबीए कर लो। आपने सीए चूज किया ना, तो जब भी आपके पास 2 या उससे ज्यादा ऑल्टरनेटिव होंगे तो आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। अगर आपके पास ऑप्शन ही ना हो, ऑल्टरनेटिव ही ना हो, तो कभी भी डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व नहीं होती। तो बिजनेस के पास रिसोर्सेस लिमिटेड है और बिजनेस के पास उन रिसोर्सेस को यूटिलाइज करने के वेरियस मींस हैं, वेरियस ऑल्टरनेटिव्स हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन को वो ऑल्टरनेटिव पिक करना है जहां पर मैक्सिमम एडवांटेज मिले। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से पेप्सी की बात करते हैं, तो पेप्सी के पास बजट है 1000 करोड़ रुपए के एडवर्टीजमेंट का। तो पेप्सी को डिसाइड करना है कि मुझे इस 1000 करोड़ को किस तरीके से खर्च करना है। मेरा ब्रांड एम्बेसडर कौन होगा? अक्षय कुमार होगा कि शाहरुख खान होगा कि सलमान खान होगा कि कोई और मेरा जो स्टार है वो बनेगा ब्रांड एम्बेसडर। हम टीवी कमर्शियल्स पे कितना पैसा खर्च करेंगे, हम मैच के अंदर ब्रांड एंडोर्समेंट्स कितनी करेंगे, हम सोशल मीडिया में कितना एडवर्टीजमेंट करेंगे। तो आपको इस तरीके से अपने एडवर्टीजमेंट का पैसा खर्च करना है सो दैट कि आप वहां से मैक्सिमम सेल्स जनरेट कर पाओ। तो यू हैव टू मेक अ चॉइस। तो डिसीजन मेकिंग जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं, उन ऑल्टरनेटिव्स को इवेलुएट किया जाता है। इवेलुएट करने के बाद रेशनल जजमेंट लिया जाता है, मतलब समझदारी वाला डिसीजन लिया जाता है और एक पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव को चूज किया जाता है। राइट? तो 3 चीजें इंवॉल्व होती हैं डिसीजन मेकिंग में। हम फिजिबल ऑल्टरनेटिव को इवेलुएट करते हैं। 3 चीजें इंवॉल्व होती है डिसीजन मेकिंग में। हम फीजिबल ऑल्टरनेटिव को इवेलुएट करते हैं, देन जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है उस इंफॉर्मेशन को यूज करके रेशनल जजमेंट करते हैं कि इस इंफॉर्मेशन से क्या रिजल्ट निकल कर आएगा, क्या आउटकम निकल कर आएगा, और जहां पे बेस्ट आउटकम है हम उस ऑल्टरनेटिव को क्या करते हैं, पिक करते हैं। ठीक है? द क्वेश्चन ऑफ चॉइस अराइज। क्वेश्चन ऑफ चॉइस क्यों अराइज होती है? क्योंकि हमारे पास ऑल्टरनेटिव यूजेस है। अगर ऑल्टरनेटिव यूजेस ना हो तो कभी भी क्वेश्चन ऑफ चॉइस निकलकर ना आए। डिसीजन मेकिंग के लिए मैनेजमेंट को प्रॉपर मेथोडोलॉजीज चाहिए। डिसीजन मेकिंग करने के लिए मैनेजमेंट को एप्रोप्रिएट एनालिटिकल टूल्स और टेक्निक चाहिए। और ये मेथोडोलॉजी, ये एप्रोप्रिएट एनालिटिकल टूल्स और टेक्निक कौन देता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स देता है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करती है मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग करने में। बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग करने में। हमारे पास एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं जोल डीन। जोल डीन कहते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में बी डिफाइंड एज यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस टू मेक बिजनेस डिसीजंस involving the best use of organization scarce resources। जोल डील कहते हैं कि सर हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, हमारे पास जो इकोनॉमिक की थ्योरीज अवेलेबल है उन थ्योरीज को हम यूज करते हैं बिजनेस के अंदर डिसीजन मेकिंग करने में। हम लॉ ऑफ डिमांड को यूज करते हैं डिमांड को एनालाइज और फोरकास्ट करने में। हम कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी को स्टडी करते हैं ताकि हम कंज्यूमर के बिहेवियर को समझ सके और उसको उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज व्हाट? बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर जो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज हैं और जो आपका प्रैक्टिकल वर्ल्ड है उसको मिक्स कर दिया जाता है। आप इकोनॉमिक की थ्योरीज को रियल वर्ल्ड के अंदर अप्लाई करते हो और उस एप्लीकेशन को ही बिजनेस इकोनॉमिक्स कहा गया है। बिजनेस इकोनॉमिक इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स।
ये एक और नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स का। बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑल्सो रिफर्ड एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एंड बिजनेस प्रैक्टिस। तो जब आप इकोनॉमिक थ्योरी को और बिजनेस प्रैक्टिस को मर्ज कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, तो वो चीज क्या कहलाएगी? बिजनेस इकोनॉमिक्स कहलाएगी। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज हैं, लॉ ऑफ डिमांड, कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है, ये क्या देते हैं? ये टूल्स प्रोवाइड करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये क्या प्रोवाइड करते हैं? टूल्स प्रोवाइड करते हैं। और इन टूल्स को बिजनेस इकोनॉमिक क्या करती है? अप्लाई करती है। बिजनेस इकोनॉमिक इन टूल्स को अप्लाई करती है डिसीजन मेकिंग करने में। सर मान लेते हैं कोई कंपनी है, उसको अपना प्राइस चेंज करना है, तो प्राइस चेंज करने के लिए उस कंपनी को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पता होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि उसके प्रोडक्ट की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है। अगर वो प्राइस को चेंज करेगा तो उससे डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। उसका प्रोडक्ट हाईली इलास्टिक है कि लेस इलास्टिक है? बात समझ में आ रहा है? अगर उसका प्रोडक्ट हाईली इलास्टिक है तो प्राइस में थोड़ा सा भी अगर आप चेंज करोगे तो डिमांड ज्यादा चेंज हो जाएगी, और अगर लेस इलास्टिक है तो प्राइस में अगर चेंज करोगे तो डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। तो आपको प्राइस चेंज करने से पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को स्टडी करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और जब तक आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं पता होगी, तब तक आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाओगे कि आपको प्राइस बढ़ाना है कि घटाना है। तो प्राइस इलास्टिसिटी क्या है? एक इकोनॉमिक की थ्योरी है, और उस इकोनॉमिक थ्योरी को आपने बिजनेस डिसीजन में लगाया कि मुझे प्राइस इंक्रीज करना चाहिए कि मुझे प्राइस डिक्रीज करना चाहिए। राइट एवरीवन? इन शॉर्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स अप्लाइड इकोनॉमिक्स है। देखो, अप्लाइड इकोनॉमिक्स एक वास्ट सब्जेक्ट है। अप्लाइड इकोनॉमिक्स के अंदर बिजनेस इकोनॉमिक्स आता है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स के अंदर बिजनेस इकोनॉमिक्स आता है। लेकिन कई बार हम बिजनेस इकोनॉमिक्स को अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी बोल दें तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। अप्लाइड इकोनॉमिक्स एक वास्ट कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर बिजनेस इकोनॉमिक्स आता है, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स। तो अगर हम कभी बिजनेस इकोनॉमिक्स को अप्लाइड इकोनॉमिक्स का नाम दे दें तो बेटा इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसमें कोई पाप नहीं हो जाएगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो बी टर्म्ड एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, जो मैंने आपको बताया। इट इज ऑल्सो अप्लाइड इकोनॉमिक्स, इसे हम अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। यह क्या करती है? फिल करती है गैप बिटवीन द इकोनॉमिक थ्योरी एंड द बिजनेस प्रैक्टिस। तो इकोनॉमिक थ्योरी और बिजनेस प्रैक्टिस के बीच में जो गैप है उसको फिल करने का काम, उसको ब्रिज करने का काम कौन करता है? बिजनेस इकोनॉमिक करता है। आपकी जो इकोनॉमिक थ्योरीज होती है ना, ये बड़ी ही हाइपोथेटिकल होती है, मतलब रैंडम कोई भी सिचुएशन होती है उसको उठा लेते हैं, बहुत सारे एजम्पशंस पे बेस्ड होती है। इकोनॉमिक थ्योरी जो होती है वो बहुत सारे एजम्पशंस पे बेस्ड होती है, बहुत ही सिंपल होती है। जैसे आपने कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ा होगा, उसमें हमने क्या देखा था कि सर हमारा जो कंज्यूमर है वो सेटिस्फेक्शन को नंबर दे सकता है, वो बता सकता है कि उसने कितने यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन लिया। तो पहली चपाती खा के 10 यूटिल मिले, दूसरी चपाती खा के 8, तीसरी खा के 5, तो आप नंबर दे रहे हो। क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है? नहीं, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, एजम्पशन ले रखी है कि हम हमारे यूटिलिटी को, हमारे सेटिस्फेक्शन को नंबर दे सकते हैं। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक क्या करती है? कंज्यूमर बिहेवियर की इस थ्योरी को उठाती है और रियल लाइफ बिजनेस सिनेरियो के साथ मर्ज करके एक नई आपके पास टूल, मेथोडोलॉजी प्रोवाइड कर देती है, जिससे बिजनेस क्या कर पाता है? प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर पाता है कि हमें कंज्यूमर को किस तरीके से प्रोडक्ट देना है कि उसका सेटिस्फेक्शन लेवल, उसकी जो यूटिलिटी है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करे। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास दो तरीके की इकोनॉमिक्स होती है, एक हमारे पास होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो फाउंडर है वो हमारे एडम बाबा ही हैं। हमारे जो एडम बाबा हैं उनको बोला जाता है फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो वर्ड भी ग्रीक वर्ड से बना है,
माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड भी ग्रीक से बना है, जिसमें आपका वर्ड आता है माइक्रोस। माइक्रोस का मतलब क्या होता है? स्मॉल। तो बेसिकली आपकी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इंडिविजुअल यूनिट की बात करती है, वो इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात करेगी, वो इंडिविजुअल फर्म की बात करेगी, वो इंडिविजुअल इंडस्ट्री की बात करेगी। मतलब वो एक इंडिविजुअल व्यक्ति की बात कर रही होती है, उस व्यक्ति की डिमांड, उस व्यक्ति का बिहेवियर, उस व्यक्ति के इकोनॉमिक एक्शंस की बात करती है। ठीक है, तो यहां पर ये एक कंज्यूमर की बात कर रही होगी, यहां पर एक फर्म की बात हो रही होगी, यहां पे स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, जैसे कि एक कोई छोटी मार्केट हो सकती है, एक इंडिविजुअल मार्केट हो सकती है, एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री हो सकती है। ऑल दिस इज व्हाट? ऑल दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है जी। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो मेन टूल है वो क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। इसका जो मेन टूल है वो क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। इसके बाद दूसरा आता है हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडर कौन है? कीन्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडर कौन है? कीन्स। मैक्रो इकोनॉमिक वर्ड भी एक ग्रीक वर्ड से उठाया गया है जिसका नाम है मैक्रोस। मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज। तो मैक्रो इकोनॉमिक का मतलब क्या हुआ? जब हम इकोनॉमी एज अ होल की बात कर रहे होंगे, जब हम इकोनॉमी एज अ होल की बात कर रहे होंगे, तब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे होंगे। हम जब माइक्रो इकोनॉमिक की बात करते हैं तो वहां पे इंडिविजुअल डिमांड की बात करते हैं, लेकिन जब हम मैक्रो की बात करते हैं तो वहां पे हम एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक की बात करते हैं तो वहां पे हम इंडिविजुअल सप्लाई की बात करते हैं, यहां पे हम एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं। जब नेशनल इनकम की बात हो रही हो, एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही हो, अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही हो, आउटपुट की बात हो रही हो, तो मतलब समझ जाना कि आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इंडिविजुअल यूनिट, स्मॉल यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इंडस्ट्री एज अ होल की बात कर रहे होते हैं। हमारी जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो एक इंडिविजुअल बिजनेस से रिलेटेड है। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो एक इंडिविजुअल फर्म से रिलेटेड है, यानी कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसका जो मेन कंसर्न है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। लेकिन जो बिजनेसेस होते हैं वो वैक्यूम में ऑपरेट नहीं होते, वो एक एनवायरनमेंट में ऑपरेट होते हैं। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो आपके डिसीजन मेकिंग्स को इन्फ्लुएंस करता है। तो हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी एनालाइज करके चलते हैं। मतलब सर अनएम्प्लॉयमेंट का रेट क्या चल रहा है, उससे भी हमारा बिजनेस इंपैक्ट होगा। गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज आ रही हैं, उससे भी हमारा बिजनेस इंपैक्ट होगा। सर ग्लोबल इकोनॉमी में क्या चल रहा है, उससे भी हमारा बिजनेस इंपैक्ट होगा। तो हम मेनली बिजनेस इकोनॉमिक्स में मेनली हम जो कंसर्न है वो माइक्रो से हैं, लेकिन हम मैक्रो को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करते। हम मैक्रो को भी बैकग्राउंड में कंसीडर करके चलते हैं, क्योंकि जो इंडिविजुअल फर्म की परफॉर्मेंस है वो इन्फ्लुएंस होती है विद द एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में वो ऑपरेट कर रही है। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि सर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है कि डिफ्लेशन चल रहा है। आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इंटरेस्ट रेट्स क्या चल रहे हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल है कि नहीं, राइट। सर हमारे पास कौन कौन सी पॉलिसीज निकल कर आई हैं गवर्नमेंट की, और वो पॉलिसीज हमारे बिजनेस को किस तरीके से इंपैक्ट कर सकती हैं, ये आपको जरूर से पता होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास आता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है सर, क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज बेसिकली इट स्टडीज द फैक्ट ऑफ लाइफ। ये फैक्ट्स की बात करता है। जो चीज जैसे है ये वैसे डील करता है। जैसे इंडिया ओवर पॉपुलेटेड है, ये फैक्ट है। हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, दिस इज व्हाट, दिस इज फैक्ट। इसमें कोई दो राय नहीं है, इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड, तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक है। तो जो चीज फैक्ट के बारे में बात कर रही होती है, वो पॉजिटिव इकोनॉमिक। पीडब्ल्यू इज बेस्ट, फैक्ट है सर, ये फैक्ट है, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टडीज द फैक्ट ऑफ लाइफ, इट डील्स विद थिंग्स एज दे आर। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, एंड हाउ आर दे एक्चुअली सॉल्व्ड, उन्हें एक्चुअली में कैसे सॉल्व किया गया। इंडिया एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, इट इज अ फैक्ट। प्राइसेस कॉन्स्टेंटली राइज कर रहे हैं, इट इज अ फैक्ट। बात समझ में आ रहा है? पॉजिटिव स्टेटमेंट डिस्क्राइब करते हैं क्या था, क्या है और क्या होगा अंडर द गिवन स्टेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस। ध्यान रहे, यहां से एमसीक्यू बनता है,
पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कभी भी कोई वैल्यू जजमेंट पास नहीं करता, ये कोई ज्ञान की बातें नहीं करता, ठीक है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कभी भी ज्ञान की बातें नहीं करेगा कि बेटा ऐसा करना चाहिए ना, ये ऐसी कोई बात नहीं करेगा। ये कोई भी बातें नहीं बताएगा जो होनी चाहिए, ये जो है जैसा है वैसा बताएगा। बात समझ में आ रहा है? ये कभी भी ज्ञान नहीं पेलेगा कि ऐसे करोगे तो मामला ठीक हो जाएगा ना, कह रहा जो है जैसा है ठीक है, हम जो है सिर्फ उसी की बात करेंगे। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट व्हाट वाज, व्हाट इज, व्हाट विल बी अंडर द गिवन स्टेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस, दीज स्टेटमेंट डू नॉट पास एनी वैल्यू जजमेंट, ये कोई भी वैल्यू जजमेंट पास नहीं करता। पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड एज स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ। लो जी, कह रहा है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स केवल ट्रुथ की बात करेगा। मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में मैंने अगर कोई स्टेटमेंट बताया आपको, मैंने कोई फैक्ट बताया आपको, क्या वो फैक्ट हमेशा ट्रू होगा? अगर मैं कोई फैक्ट के बारे में बात कर रहा हूं, अगर मैं कोई फैक्ट के बारे में बात कर रहा हूं, क्या ये फैक्ट हमेशा ट्रू होगा? क्या ये फैक्ट हमेशा ट्रू होगा? द आंसर इज नो। फैक्ट गलत भी हो सकता है, वो फैक्ट गलत भी हो सकता है। मैंने कोई स्टेटमेंट दिया, कोई फैक्ट का स्टेटमेंट दिया, तो वो फैक्ट का स्टेटमेंट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, लेकिन वो फैक्ट ट्रू भी हो सकता है, वो फॉल्स भी हो सकता है। तो जैसे मैंने बोला इंडिया इज दी, इंडिया नहीं, मैंने आपसे बोला कि चाइना इज द मोस्ट पॉपुलेटेड, चाइना इज द मोस्ट पॉपुलेटेड, चाइना इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये स्टेटमेंट जो है ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है क्योंकि ये फैक्ट की बात कर रहा है। लेकिन क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग कमेंट सेक्शन पे बताना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग कमेंट सेक्शन पे बताना, इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये जो फैक्ट है ये फॉल्स है, इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड ये ट्रू है। बात समझ में आया? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या करता है? सर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ज्ञान पेलता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या करता है? सर ये ज्ञान देता है, ये ज्ञान देता है। सर आप तो पेलता बोल रहे थे, वो मैं लिख नहीं सकता ना बेटा, ये ज्ञान देता है, वो सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है। ये क्या करता है? सर ये ज्ञान देता है। ये क्या करता है? सर ये ज्ञान देता है, ठीक है बेटा। ये क्या करता है? ये आपको ज्ञान देता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक टेल अस व्हाट ऑट टू बी, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। ये आपको क्या बताता है? क्या होना चाहिए। ये स्टेटमेंट देता है शुड बी, कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करोगे तो स्थिति ठीक हो जाएगी, ऐसा करोगे तो स्थिति ठीक हो जाएगी। तो ये बताता है भाई साहब क्या होना चाहिए। ये आपको कह लो कि वैल्यू जजमेंट्स पास ऑन करता है। ये आपको डायरेक्शन देता है कि ऐसा करोगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ऐसा करने से ये समस्या दूर हो जाएगी, राइट। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक टेल अस व्हाट ऑट टू बी, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक डील्स विद व्हाट ऑट टू बी, हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड, कैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। इंडिया ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, इंडिया शुड नॉट बी, इंडिया शुड नॉट बी ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, इंडिया को ओवर पॉपुलेटेड कंट्री नहीं होना चाहिए, प्राइजेस को राइज नहीं होना चाहिए। ये डिजायरेबल थिंग्स की बात करता है, अच्छी अच्छी चीजों की बात करता है, ठीक है। जो अनडिजायरेबल है उसको अवॉइड करने की बात करता है, जो अनडिजायरेबल है उसको अवॉइड करने की बात करता है। यानी कि ये आपको क्या देता है? वैल्यू जजमेंट्स पास ऑन करता है। ये आपको वैल्यू जजमेंट्स जो है वो पास ऑन करके चलता है एवरीवन। चलिए बच्चों अब बात करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स की। बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्वभाव कैसा है? बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्वभाव कैसा है? तो कह रहा है कि सर बिजनेस इकोनॉमिक्स एक तरीके की साइंस है। जैसे साइंस में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है,
हमें पता रहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन बाबा ने बताया था, ये यूनिवर्सल है। मैं एक बॉल सामने फेंकूंगा दीवार पे तो वो बॉल वापस आएगी, ये सत्य है, ये साइंस है। वैसे ही बिजनेस इकोनॉमिक्स भी साइंस है। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स की थ्योरी का इस्तेमाल करता है अपने बिजनेस पे, और जो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज हैं वो यूनिवर्सल हैं। लॉ ऑफ डिमांड कहती है प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। सर ये यूनिवर्सल है, आप अमेरिका चले जाओ, रशिया चले जाओ, आप थाईलैंड चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ सर, ये कॉन्सेप्ट तो आपको मिलने ही वाला है। तो आपका जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो भी एक तरीके की क्या है, साइंस है। इसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट। बिजनेस इकोनॉमिक्स आर्ट कैसे है सर? बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक्स की थ्योरीज को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में अप्लाई करते हैं, रियल लाइफ वर्ल्ड सिनेरियो में उनका इस्तेमाल करते हैं। तो कौन सी प्रॉब्लम पे कौन सी थ्योरी का इस्तेमाल होगा, किस तरीके से इस्तेमाल होगा, ये एक कला है, ये एक आर्ट है, और ये प्रैक्टिस करने से आती है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या हो गई, एक तरीके की आर्ट हो गई। बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है। ये पॉइंट तो हमने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया कि सर हम यहां पर बिजनेस इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल फर्म की बात करने वाले हैं। तो अगर हम टाटा कंसल्टेंसी की बात कर रहे हैं तो टाटा कंसल्टेंसी अपने बिजनेस के अंदर जो बिजनेस इकोनॉमिक्स लगाएगी उसके बारे में बात होगी, यानी कि ये इंडिविजुअल फर्म की बात करता है, राइट? ठीक है सर। तो यहां पर बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड लार्जली ऑन द माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब बिजनेस मैनेजर, जो बिजनेस मैनेजर है, is usually concerned about the achievement of the predetermined objective of his organization। तो जो सर टाटा कंसल्टेंसी का मैनेजर है उसे टाटा कंसल्टेंसी के अचीवमेंट से मतलब है ना। सर इकोनॉमी में क्या हो रहा है हमें उससे क्या मतलब? इन्फोसिस ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, एचसीएल ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, हमें क्या मतलब? हमें इससे मतलब है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ऊपर जा रही है कि नहीं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, वो अचीव हो रहे हैं कि नहीं। तो यहां पे बिजनेस इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल फर्म पे लगाया जाता है और हम उस फर्म के अचीवमेंट से रिलेट करते हैं, उससे हमारा मतलब होता है, दुनियादारी से हमारा मतलब नहीं होता। लेकिन क्या हम मैक्रो एनालिसिस को इग्नोर कर दें क्या? नहीं। बिजनेस इकोनॉमिक्स कभी भी आपके वैक्यूम में अप्लाई नहीं होगा। धंधा कभी भी न्यूक्लियर में काम नहीं करता सर, वो एक एनवायरनमेंट में काम करता है। और जब आप एक एनवायरनमेंट में काम करते हो तो आपके जो डिसीजंस होते हैं वो एनवायरनमेंट में जो घटनाएं घट रही हैं उससे इंफ्लुएंस होता है। तो अगर एनवायरनमेंट में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो वो आपके डिसीजन को इंपैक्ट करेगा। अगर इकोनॉमी में रिसेशन आ गया है तो वो आपके डिसीजन को इंपैक्ट करेगा। इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है तो वो आपके डिसीजन को इंपैक्ट करेगा। तो इंडिविजुअल जो फर्म होती है वो मैक्रो एनालिसिस को भी अपने पास इनकॉर्पोरेट करके चलती है डिसीजन मेकिंग करते वक्त। यूज ऑफ थ्योरी ऑफ मार्केट्स एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस, हमारे पास मार्केट की थ्योरीज अवेलेबल हैं, राइट? और उन थ्योरीज को अपन यूज करते हैं इन द बैकड्रॉप ऑफ द प्राइवेट एंटरप्राइज ऑफ द इकोनॉमी। मतलब अपनी इकोनॉमी के अंदर, अपनी फर्म के अंदर हम उन मार्केट थ्योरीज को क्या करते हैं, यूज करते हैं। सर हम परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हैं, मोनोपोलिस्टिक के अंदर हैं, कि हम मोनोपोली कंपटीशन के अंदर हैं, ओलिगोपोली के अंदर हैं, हमारे पास डिफरेंट मार्केट्स अवेलेबल हैं। हर मार्केट का तरीका अलग है। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारा बिजनेस कौन से मार्केट में ऑपरेट कर रहा है और उसी के हिसाब से हमें हमारे डिसीजंस लेने पड़ेंगे। आपकी जो बिजनेस इकोनॉमिक्स होती है वो प्रैग्मेटिक इन अप्रोच होती है। प्रैग्मेटिक का मतलब क्या है कि सर ये जो थ्योरी है उसको प्रैक्टिकल वर्ल्ड के साथ, जो प्रैक्टिकल सिनेरियोज हैं उनमें मर्ज करके देखती है, उनमें अप्लाई करती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट है, वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो तैयार करी गई है वो बहुत सारी अनरियलिस्टिक एजम्पशंस पे है। जैसे हम सर यूटिलिटी को नंबर में मेजर कर सकते हैं, ये एक अनरियलिस्टिक एजम्पशन है। कोई भी रियल लाइफ के अंदर, कोई भी बंदा रियल लाइफ के अंदर सेटिस्फैक्शन को मेजर नहीं कर सकता, नंबर नहीं दे सकता। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये थ्योरी बनी है और ये थ्योरी कैसी है, अनरियलिस्टिक थ्योरी है। इन कॉन्ट्रास्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स इज प्रैग्मेटिक। बिजनेस इकोनॉमिक कैसी है, ये प्रैग्मेटिक है। प्रैग्मेटिक में क्या होता है सर, ये टैकल करता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को विच द फर्म फेसेस इन द रियल वर्ल्ड। तो सर बिजनेस इकोनॉमिक प्रैग्मेटिक है, वो रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको टैकल करने के लिए, उनको फुलफिल करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए, उनको ओवरकम करने के लिए किसका इस्तेमाल करता है,
आपके इकोनॉमिक थ्योरीज का इस्तेमाल करता है। सर ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स होती है ये इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर होती है। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर का मतलब क्या है कि सर बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो मल्टीपल नॉलेजेस, मल्टीपल सिस्टम्स जो हैं आपके पास, जो नॉलेजेस अवेलेबल हैं उनका इस्तेमाल करके चलती है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटरडिसिप्लिनरी है, मतलब सर ये मैथ्स का भी इस्तेमाल करती है, ये ऑपरेशनल रिसर्च का भी इस्तेमाल करती है, ये मैनेजमेंट थ्योरी का भी इस्तेमाल करती है, सर ये फाइनेंस का, मार्केटिंग का, अकाउंटिंग का, स्टैटिस्टिक का, इकोनोमेट्रिक्स का, बहुत सारी नॉलेज का इस्तेमाल करती है। तो आप ये कह सकते हो कि बहुत सारे बॉडी ऑफ नॉलेज का मर्जर है, मिक्सचर है आपकी क्या, बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर हम केवल इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते, हम मैथमेटिकल टूल्स भी यूज करते हैं, मैथमेटिक्स की नॉलेज भी यूज करते हैं, हम स्टैट्स को भी यूज करते हैं, राइट। अभी जैसे आप थोड़े बड़े हो जाओगे, सीए, इंटर सीए फाइनल पे आओगे, तो आप ये सारी चीजें रियल में एक्सप्लेन करोगे। फाइनल में आपके पास ऑपरेशन रिसर्च नाम का एक टॉपिक आएगा, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप पढ़ोगे कहां पर, अपने इंटर लेवल पे। तो ये सारी चीजें आपको बताएंगी कि कैसे ये बिजनेस के लिए रिलेवेंट है। आपको जो तैयार किया जा रहा है वो बिजनेस के लिए तो तैयार किया जा रहा है। या तो आप प्रैक्टिस करोगे तो किसी इंडिविजुअल फर्म का ऑडिट कर रहे होगे या फिर उसको कंसल्टेंसी दे रहे होगे, या फिर कल को जॉब करोगे तो किसी कंपनी के अंदर होगे, तो आप भी एक इंडिविजुअल यूनिट के अचीवमेंट पे इन्वॉल्व होने वाले हो। तो आपको भी ये सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। तो आप जो नॉलेज बटोरोगे सीए के अंदर, वही नॉलेज बिजनेस इकोनॉमिक्स है, और वही आप बिजनेसेस में क्या करोगे, अप्लाई करोगे। आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी पढ़ाया जाएगा। अभी आप इंटर में आओ, आपको वहां पे फाइनेंस के साथ साथ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी पढ़ाया जाएगा, तो आपको मैनेजमेंट की पढ़ाई भी कराई जाएगी, ठीक है। आपको स्टैट्स भी पढ़ाई गई ना, फाउंडेशन में स्टैट्स पढ़ाई जा रही है। स्टैट्स का अपर वर्जन, हायर वर्जन आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखने को मिलेगा। इसके बाद हमारा जो बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है वो नॉर्मेटिव इन नेचर होता है। ये फैक्ट्स की बात नहीं करता, ये कहता है कि सर क्या करें कि हमारी प्रॉब्लम दूर हो जाए, हम हमारी बिजनेस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उसके लिए ये वैल्यू जजमेंट्स देता है, उसके लिए आपको आइडियाज देता है, आपको ऑल्टरनेटिव्स बताता है कि इन ऑल्टरनेटिव्स के थ्रू आप अपने प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हो, ठीक है सर। चलिए अब बात करते हैं स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो स्कोप के अंदर हमें दो चीजें पढ़नी है स्कोप के अंदर हमें दो चीजें पढ़नी है, इंटरनल स्कोप क्या है और एक्सटर्नल स्कोप क्या है। इंटरनल स्कोप क्या है और एक्सटर्नल स्कोप क्या है। इंटरनल में माइक्रो इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल होता है और एक्सटर्नल में मैक्रो इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल होता है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स आपको डिमांड एनालिसिस करने में हेल्प करती है, आपको जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो समझने में आपकी हेल्प करती है। कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या है, कंज्यूमर क्या चाहता है। जैसे बहुत पहले हमारे पास जो मोबाइल फोन्स आते थे वो कीपैड वाले आया करते थे, स्क्रीन छोटी होती थी, कंज्यूमर की इच्छा थी कि बड़ी स्क्रीन वाला फोन होना चाहिए। तो सर इंडस्ट्री ने बड़ी स्क्रीन का फोन बनाया, कीपैड्स गायब कर दिए, पूरा का पूरा आपका डिस्प्ले आ गया। फिर लोगों को लगा यार कि कैमरा फ्रंट पे भी होना चाहिए, बैक कैमरा से काम नहीं बनता, सेल्फी लेनी होती है तो फ्रंट में कैमरा होना चाहिए। तो फिर सर इसको और अपग्रेड किया गया, सर कैमरा फ्रंट में डालना शुरू किया। इनिशियली जब आया तो बहुत कम मेगापिक्सल का कैमरा हुआ करता था, 0.5 मेगापिक्सल, 1 मेगापिक्सल, पिक्चर क्लैरिटी नहीं आती थी। तो सर इसको भी इंप्रूव किया गया, कंज्यूमर को सेल्फी लेने में मजा आ रहा है, 2 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, 6 मेगापिक्सल फ्रंट में डाल दिया गया। फिर सर बैक कैमरास को स्ट्रॉन्ग किया गया, उसमें मैक्रो लेंसेज को भी इनकॉर्पोरेट किया गया, माइक्रो लेंसेज को भी इनकॉर्पोरेट करा गया। सर आज की डेट पे ऐसे फोन आते हैं जो चांद तक की फोटो ले लेते हैं, इतना जूम हो जाते हैं कि चांद को तक पहुंच जाते हैं, राइट। तो सर उन्होंने क्या किया, टेलीस्कोप को जो है वो ओवरकम करने की कोशिश करी। कहने का मतलब उसको पूरी तरीके से रिप्लेस नहीं किया, कैमरा की क्वालिटी बढ़ी। तो आजकल लोग डिजिटल कैमरास अपने पास नहीं रखते, लोग अपने पास मोबाइल फोन्स रखते हैं, मोबाइल फोन से ही क्या कर रहे हैं, फोटोज वगैरह खींच रहे हैं। तो धीरे धीरे जो डिजिटल मार्केट को है, डिजिटल कैमरास को जो है वो मोबाइल फोन्स ने क्या कर दिया, ओवरकम कर दिया। तो कंज्यूमर की प्रेफरेंस को समझा कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, और वही चीज हमने कंज्यूमर को प्रोवाइड करी। बिजनेस इकोनॉमिक्स आपको डिमांड फोरकास्ट करने में हेल्प करती है, आपको यह बताती है कि आपके प्रोडक्ट की कितनी डिमांड होगी,
आप फ्यूचर में 50,000 यूनिट्स बेचोगे कि 1 लाख यूनिट्स बेचोगे कि 10 लाख यूनिट्स बेचोगे। डिमांड फोरकास्ट करके आप जो रिसोर्सेस हैं उन डिमांड को पूरा करने के लिए, फॉर एग्जांपल आपकी डिमांड फोरकास्ट हुई कि आपको 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, तो 1 लाख यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो रिसोर्सेस लगेंगी, जो रॉ मटेरियल लगेगा, जो यूटिलिटीज लगेंगी, जो फैसिलिटीज लगेंगी, आप उनको अरेंज कर पाओगे। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स आपको हेल्प करती है डिमांड फोरकास्ट करने में। बेटा अंदर का कंटेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अंदर का कंटेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अंदर का कंटेंट आप एक आध बार रीड भी कर लोगे चल जाएगा, लेकिन जो ये कैप्शंस हैं कि डिमांड एनालिसिस में हेल्प करता है, डिमांड फोरकास्ट में हेल्प करता है, ये कैप्शंस को याद कर लेना, क्योंकि जब एमसीक्यू आएगा तो वो लिख देगा फॉलोइंग इज द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एक्सेप्ट। 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से 3 आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स के स्कोप में होंगे और 1 नहीं होगा, या वो चारों ऑप्शन दे देगा और उसमें से 1 ही बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप होगा, बाकी 3 नहीं होंगे। तो आपको जो ये कैप्शंस हैं वो रट लेने हैं, वो आपके टिप्स पे होने चाहिए कि यार बिजनेस इकोनॉमिक्स का ये स्कोप है, ये दायरा है, बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम यहां पर यूज कर सकते हैं। अंदर का कंटेंट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, यू हैव टू जस्ट रीड इट वंस और ट्वाइस, दैट विल बी इनफ। इसके बाद आपका जो स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स है आपके प्रोडक्शन और कॉस्ट एनालिसिस में आपको हेल्प करता है। सर आपके इनपुट आउटपुट रेशियो को बताता है, कितना इनपुट डाल के कितना आउटपुट जनरेट करोगे। फॉर एग्जांपल आपने 100 केजी ऑफ रॉ मटेरियल डाला तो 100 केजी ऑफ रॉ मटेरियल से कितना फिनिश गुड आपको मिलेगा, ये आपका इनपुट आउटपुट एनालिसिस है। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर ऐसे टूल्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं ये आइडेंटिफाई करने में कि इनपुट आउटपुट रेशियो क्या होगा, हम कौन सी प्रोडक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करें, हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करें कि हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज करें, किस टेक्निक से कितना खर्चा आएगा। कॉस्ट एनालिसिस में आपको हेल्प करता है। अभी आगे चल के आपने पढ़ा था ना हमारे साथ प्रोडक्शन का, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, वहां पे हमने देखा था कि सर आपका जो एवरेज कॉस्ट होता है वो यू शेप्ड होता है। इनिशियली आपको क्या होता है सर, इनिशियली आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स का फायदा मिलता है, आपकी कॉस्ट गिरती है, फिर आपके पास जो ऑप्टिमम लेवल आता है वहां पे कॉस्ट मिनिमम हो जाती है, और उसके बाद आपके पास डिसइकोनॉमीज आनी शुरू हो जाती हैं, आपका खर्चा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आपको किस लेवल पे ऑपरेट करना है, आपकी कॉस्ट कहां पर मिनिमम होगी, ये सारी चीजें आपको कौन बताएगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स बताएगा। इसके बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे करा जाएगा। आपका जो इन्वेंट्री है, रॉ मटेरियल है, WIP है, फिनिश गुड्स है, इनको मेंटेन करने का खर्चा लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट में मेंटेन नहीं हो जाती। आप पैसा खर्च करते हो रॉ मटेरियल के ऊपर, आप WIP जो बनाते हो उस पे भी पैसा खर्च हुआ है, जो फिनिश गुड आपने तैयार करी है उस पे भी पैसा खर्च हुआ है। तो आपको कितना इन्वेंट्री रखना है अपने पास, कितना क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल होना चाहिए, कितना क्वांटिटी ऑफ WIP होना चाहिए, कितना क्वांटिटी ऑफ फिनिश गुड आपके पास होना चाहिए, व्हाट इज द ऑप्टिमम स्टॉक लेवल यू शुड मेंटेन, ये आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स बताता है। आप थोड़े से बड़े होगे, इंटर लेवल पे जाओगे तो वहां पे आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वहां पर एक चैप्टर आएगा मटेरियल कॉस्टिंग, वहां पर हम ये सारी चीजें देखते हैं कि हमें कितनी इन्वेंट्री मेंटेन करना चाहिए, व्हाट इज द ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री दैट शुड बी मेंटेन्ड। बहुत सारी टेक्निक्स हमारे पास यूज होती हैं, ABC कॉस्टिंग यूज होती है, जस्ट इन टाइम यूज होती है, तो बहुत सारी कॉस्टिंग टेक्निक्स हैं जिसका इस्तेमाल करके हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि व्हाट शुड बी द मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री दैट वी शुड मेंटेन सो दैट कि हमारा कभी भी प्रोडक्शन हैम्पर ना हो। इसके बाद आता है मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसीज। आपको यह समझना जरूरी है कि आप कौन से मार्केट स्ट्रक्चर में हो, आप परफेक्ट कंपटीशन में हो कि आप मोनोपोली में हो कि मोनोपोलिस्टिक में हो, और आपकी प्राइसिंग डिसीजंस क्या होने चाहिए, आपके पास कितना डिग्री ऑफ मार्केट पावर है, मतलब मार्केट में आपके पास कितना शेयर है, आप प्राइसेस मार्केट में कैसे डिटरमिन कर सकते हो, कितना इंफ्लुएंस है आपका मार्केट के ऊपर, इसके बारे में बात बिजनेस इकोनॉमिक्स करता है। रिसोर्स एलोकेशन की बात करता है कि आपके पास जो रिसोर्सेस हैं उन्हें कैसे एलोकेट करना है, कितना पैसा प्रोडक्शन में लगाना है, कितना पैसा आपको कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स पे लगाना है, मशीनरीज कितने की खरीदनी है, बिल्डिंग्स कितने की होनी चाहिए, वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स बताएगा। थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट। सर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे जियो की बात करते हैं, मुकेश अंबानी साहब ने 1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे जियो के अंदर, आपको क्या लगता है ऐसे इन्वेस्ट कर दिए, कुछ सोचा समझा नहीं। हम कभी भी कोई भी नया धंधा जब स्टार्ट करते हैं उसमें पैसा लगाने से पहले उसका बजट बनाते हैं, इसको कैपिटल बजटिंग बोलते हैं।
आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, कोई भी नया धंधा स्टार्ट करने जा रहे हो, कोई भी नई मशीन खरीदने जा रहे हो, आप सबसे पहले उसका बजट बनाते हो कि यार ये मशीन खरीदेंगे तो इससे कितना खर्चा होगा, इस मशीन को लगाने से कितना बेनिफिट होगा। फिर आप वो बेनिफिट को और उसके कॉस्ट को आइडेंटिफाई करते हो। राहुल सर ने आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट बताया होगा, वहां पर आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखा होगा। एनपीवी में आप क्या कर रहे थे, आप जो फ्यूचर में इनफ्लोस थे उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे थे, और आज आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया था Y0 में, ईयर 0 में जो आउटफ्लो था उससे कंपेयर करवा रहे थे। अगर आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो से ज्यादा होती है तभी हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मुकेश भाई ने भी जब जियो लॉन्च किया होगा, 1 लाख करोड़ रुपए जब इन्वेस्ट करे होंगे, तो उन्होंने भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट यूज किया होगा। उन्होंने देखा होगा कि मेरे पास फ्यूचर में कितने इनफ्लोज आएंगे, उन इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाली गई होगी और उस प्रेजेंट वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो से कंपेयर किया गया होगा। जब आपके पास पॉजिटिव एनपीवी आएगी तब आप उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे। तो एनपीवी एक तरीका है कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स को डिसीजन करने में कि हमें ये इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं। इसके अलावा और बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR एक टेक्निक होती है, उसका भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, इस टेक्निक का भी इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारी टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं कैपिटल डिसीजंस लेने के लिए, राइट। ठीक है मालिक। इसके बाद प्रॉफिट एनालिसिस में आपकी हेल्प करता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसके साथ साथ रिस्क और अनसर्टेनिटी को आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प करता है कि आपके धंधे में कितना रिस्क और अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है। एक्सटर्नल इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं, जैसे आप कौन सी इकोनॉमी में ऑपरेट कर रहे हो, कैपिटलिस्ट में, सोशलिस्ट में, मिक्स्ड में, इसको समझना बहुत जरूरी है। बिजनेस साइकिल कैसी चल रही है, एक्सपेंशन फेज चल रहा है, कॉन्ट्रैक्शन फेज चल रहा है, पीक पे हो कि ट्रफ पे हो, नेशनल इनकम का क्या ट्रेंड चल रहा है, एम्प्लॉयमेंट का, प्राइसेस का, सेविंग का क्या ट्रेंड चल रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी चल रही है, ये समझना जरूरी है। फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट कैसे चलती है, ये समझना जरूरी है। सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है और सोशल और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या है, ये समझना भी जरूरी है। ये सिर्फ एक बार आपको रीड करना है, बहुत ज्यादा डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं है। स्कोप के जो कैप्शंस हैं वो अच्छे से कर लेना, नेचर के जो कैप्शंस हैं वो अच्छे से कर लेना, और इसके अंदर आपको डीप डाइव इन करने की कोई जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर लास्ट तक आए हैं तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। एक बारी ई नोट से इस चैप्टर को आप भी गो थ्रू कर लो। मिलते हैं आप लोगों से ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखें। बाय टू एवरीवन, लव यू।